हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं कैसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है परवरिश और जिसे लिखा है जावेद निहाल हाशमी ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। उनकी उम्रें 15 से 20 के दरमियान रही होंगी। वो कुल 4 थे और बड़ी देर से बकबक कर रहे थे, साथ ही आपस में ढींगा मुश्ती भी कर रहे थे। पास के मुसाफिरों के चेहरों पर नागवारी के आसार गहरे होते जा रहे थे। कई एक ने उन्हें नसीहत के अंदाज में इन हरकतों से बाज रखने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। वो बस एक सरसरी नज़र एहतराज करने वाले पर डालते जिसमें शर्मिंदगी और मुआफ़ी का एहसास तक न होता, और फिर से अपनी हरकतों में मसरूफ़ हो जाते। ट्रेन कल्याणी लोकल थी। वो गालबन कल्याणी से ही ट्रेन पर सवार हुए थे। खिड़की की दोनों जानिब की 2 सीटों पर उन्होंने कब्जा जमा रखा था। ऑफिस जाने का वक्त था। पहले स्टेशन से सवार होने वालों को ही हवादार सीटों पर बैठने का मौका हासिल होता था। दरमियानी स्टेशनों के मुसाफिरों के नसीब में इन सीटों का मिलना तो दरकिनार, अगर खिड़की के करीब खड़े होने की जगह भी मिल जाती तो वो गनीमत जानते, क्योंकि इस तरह वो कम से कम मुसलसल धक्कों से महफूज रहते थे। अब ये मेरी खुशनसीबी थी कि इन लड़कों के करीब बैठे हुए मुसाफिर को बैरिकपुर उतरना था, लिहाजा मुझे जल्दी सीट मिल गई। लेकिन इनकी बेहुदगियों से भला कहाँ पनाह मिलने वाली थी। उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा था कि वो रोज़ाना के मुसाफिरों में से थे और शायद कहीं नौकरी करते थे। बेटे, तुम लोग कहीं नौकरी करते हो क्या? मैंने यूं ही उनसे घुलने की कोशिश की। सोचा शायद इसी तरह उन्हें काबू में किया जा सके। हाँ, मेरी बगल में बैठे हुए लड़के ने मुख्तसर सा जवाब दिया। कहाँ रहते हो? हम लोग रहने वाला तो राजा बाजार का है, मगर वहाँ थोड़ा दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया उधर फ्लैट व्लैट का, तो उधर हो नहीं रहा था। तो हम लोग सोचा कि ठीक है, थोड़ा दूर में जाके रहेंगे और थोड़ा पैसा वैसा हो जाएगा तो वापस आके राजा बाज़ार में घर ले लेंगे। कहाँ काम करते हो? राजा बाज़ार में हमारा ऑफिस है। अबे ऑफिस नहीं, ऑफिस बोल। खिड़की के पास वाले ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। बेटा बोलता ऐसे रहा है जैसे अपना बाप का ऑफिस जा रहा है। वैसे क्या करते हो तुम लोग? मैंने मज़ीद जानने की कोशिश की। हम लोग का ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। फॉरेन में हम लोग का माल जाता है, पहले लड़के ने कहा और बेढंगेपन से हंस दिया। हाँ, तेरा बाप का फैक्ट्री है वहाँ पे। उसी लड़के ने फिर मदाखलत की। अबे अब ये भी बता दे, तेरा बाप कितना लेबर खटवाता है वहाँ पे? ओ चाचा, ये सब बेटा लोग बकवास कर रहा है, इन लोग का बात पे ध्यान मत दो। तीसरे लड़के ने एक छोटी सी डिबिया से खैनी निकालते हुए कहा। समझो चाचा, हम लोग सब बैग का कारखाना में काम कर रहे हैं। उसी दौरान उसके किसी साथी ने पीछे से उसके सर पर चपत मारी। वो तेज़ी से मुड़ा और उसकी कोहनी मेरी कनपट्टी से टकराई। मैंने बामुश्किल अपनी आंखों से चश्मे को गिरने से बचाया। सॉरी। एक सेकंड के लिए उसने मेरी जानिब देखा और फिर लपक कर उस साथी पर 2 हथौड़ चलाया जिसने उसके सर पर चपत रसीद की थी। नतीजतन उसकी कलाई की घड़ी की चेन टूट गई और घड़ी नीचे गिर पड़ी। घड़ी उठाने के लिए वो अभी झुका ही था कि उसके तीनों दोस्तों ने बैक वक्त उसके सर पर जोरदार चपत जमाए। अबे तेरा मालूम का! उसकी ज़बान से एक बेसाख्ता किस्म की गाली निकलते निकलते रह गई। तीनों ने कह लगाया, अबे चल अब ज़्यादा नौटंकी मत कर, ले खैनी ले। खैनी वाले साथी ने हंसते हुए उसकी जानिब एक चुटकी बढ़ाई, लेकिन उसने अपनी हथेली आगे नहीं बढ़ाई। अबे लेना वे, खैनी लेना, खैनी खा कर तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा वे। दूसरी साथी ने लुकमा दिया। उसने देखा अब मज़ीद तमाशा बनने से बचने का एक ही रास्ता था कि वो भी उनके मजाक में शामिल हो जाए। लिहाजा उसने भी अपने पान से दागदार बदनुमा दांत निकाल दिए और खैनी लेकर निचले होठों में दबा लिया। अबे इतना घटिया घड़ी कहाँ से लिया रे? तो कोई घटिया घड़ी लग रहा है? बेटा फॉरेन का माल है, फॉरेन का 1200 रुपये में लिया था। बस ज़्यादा फेंक मत।
साला धर्मतल्ला का फुटपाथ पर 1200 में 1 दर्जन ऐसा घड़ी तेरे को दिला देंगे। बेटा हम लोग को बेवकूफ बना रखा बे। अच्छा ते दिला देगा ला घड़ी, ते दिला के दिखा हमको, उसने ललकारने वाले अंदाज में पूछा। हाँ बे हाँ, कितना बार बोले, कितना घड़ी लेगा ते बोल, अभी इसी वक्त कितना लेगा ते बोल, कितना का बाजी लगागा बोल। वो कुछ ना बोला। सुनना बे, ये फेकम फाक ना किसी और का साथ करेगा, हम लोग का साथ नहीं। तेरा उस्तादी दूसरा जगह चलेगा, मेरा साथ नहीं, समझे। गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल था। हर स्टेशन के बाद भीड़ में मजीद इजाफा हो रहा था। अब तो पहलू बदलने में भी मुझे दुश्वारी हो रही थी। फिर उस पर उनकी हरकतें, सर में हल्का दर्द शुरू हो गया था। पिछले महीने के हार्ट अटैक के बाद से मैं बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया था। तनाव भरे माहौल से खुद को दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था। मैंने कहा ना, ये बड़े बदतमीज़ लड़के हैं, ये किसी की नहीं सुनेंगे। बाजू में बैठे हुए सिन्हा जी बड़ी देर से हमदर्दी का इजहार कर रहे थे। सिन्हा जी भी रोज़ के मुसाफिरों में से थे और इत्तफाक से हम दोनों रोज़ी इस मखसूस डिब्बे में सफ़र करते थे। यूँ तो शनासाई कई महीने पुरानी थी, लेकिन सिर्फ ट्रेन के डिब्बे तक ही महदूद थी। एक दूसरे के घर जाने का आज तक इत्तफाक नहीं हुआ था। क्या कीजिएगा, इनकी उम्र ही ऐसी है, मैंने कहा। अरे तो क्या इनकी उम्र के और लड़के नहीं होते? उन्हें तो लगता है इंसानियत छूकर ही नहीं गुजरी, ना बड़ों का लिहाज, ना कोई तहजीब। पास पड़ोस के लोगों को क्या तकलीफ़ है उसकी तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं। हमदर्दी, इखलाक, मोहब्बत से इनका तो दूर दूर से कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन इसमें उनका क्या कसूर? ये उनकी बदनसीबी है कि उन्हें वो सहूलियत मुयस्सर नहीं जो हमारे बच्चों को हैं, और उनकी परवरिश इस माहौल में नहीं हो सकी जिसमें हमारे और आपके बच्चे पल रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल बजा है। शराबी और जुआरी वालिदैन लफंगों के अलावा इस समाज को और दे भी क्या सकते हैं? सिन्हा जी ने तंजिया लहजे में कहा। आप यकीन कीजिए, मैं इन चारों का मुस्तकबिल अभी से बता सकता हूँ। या आगे चलकर हमारी और आपकी जेबें काटेंगे और पैसों के लिए कत्ल भी कर सकते हैं। ट्रेन सियालदह स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मुसाफिर अपनी अपनी सीटें छोड़कर उठ रहे थे। फिर एक झटके के साथ गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुक गई। सीट से उठते ही मैंने सर में चक्कर महसूस किया। जैसे तैसे डब्बे के दरवाजे तक पहुंचा। एक टाई वाले साहब ने मेरी बिगड़ती हालात को महसूस किया और मुझे सहारा देकर प्लेटफॉर्म पर उतारा। लेकिन नीचे उतरते ही सर बड़ी ज़ोर से चकराया और मैं अपना तवाज़न बरकरार न रख पाने की वजह से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। मैं सिर्फ इतना देख सका कि करीब के चंद लोग ठटक कर रुक गए, जिनमें सिन्हा जी भी शामिल थे। मैंने उनकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा। फिर उससे पहले कि मुझे सहारा देकर उठाते, मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। जब होश आया तो मैंने खुद को किसी डिस्पेंसरी के बेंच पर लेटा हुआ पाया। पास की दूसरी बेंच पर ट्रेन वाले इन 4 लड़कों में से 2 को बैठा हुआ देखा। मैंने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। लेटे रहिए। डॉक्टर साहब ने आपको उठने से मना किया है, बोला है कि होश में आने से उनको बताने के लिए। शुक्रिया के जज्बात की शिद्दत से मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। मैंने फ़ौरन उन 2 साथियों के बारे में पूछा। अरे चचा, वो तो हम लोग का जो मालिक है ना, बहुत टेढ़ा आदमी है। नागा होने से ना खाली हम लोग को नौकरी का धमकी देने लगता है। तो हम लोग सोचा कि अगर हम लोग चारों नहीं जाएंगे तो हो सके कि हम लोग को नौकरी से निकाल दें। इसलिए हम लोग फैसला किया कि हम 2 आदमी इधर आ जाते हैं और 2 आदमी को उधर भेज देंगे। तुम लोग मुझे यहाँ कैसे लेकर के आए? टैक्सी से लाए। और किराया? वो तो हम लोग चारों मिला करके दे दिया। मैंने पर्स से कुछ रकम निकाल कर उन्हें देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अरे चचा, हम लोग चारों मिला कर दिया, छोड़िए ना, किसी एक पर थोड़ी ना बोझ पड़ा है। थोड़ी देर के बाद कुछ सोचकर मैंने सिन्हा जी के बारे में पूछा। अरे चचा, एक बात बोले, एकदम सच बोलोगा हमको? वो बेटा तुम्हारा दोस्त है, बहुत डायमिस आदमी हो तो। अरे जैसे तुम गिर गए ना वहाँ पे, तो हम लोग ना उसको आवाज़ दिया। हम बोला, ओ चचा, तुम्हारा यहाँ पर दोस्त ना बेहोश हो गया है,
तो क्या बोल रहा है कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, और क्या बोला, हम लोग को टीटी का तब दिखा दिया, बोला देखो टीटी को बोलो, टीटी ठीक तुम लोग का हेल्प कर देगा, और बोल के बेटा वहां से पतली गली से निकल गया। हम सच बोल रहे चाचा, मेरा दिल कर रहा था बेटा को दो तबड़ाक दे, मसाला बड़ा आदमी था ना, बोल के इज्जत में छोड़ दिया हम उसको, सच बोल रहे। हाँ उन्होंने ठीक ही कहा था, अब तुम लोग काम पर जाओ, बहुत देर हो जाएगी। क्या बोल रहे चाचा, हम लोग ऐसे आपको छोड़ के चले जाएंगे? अरे हमको डॉक्टर साहब बोले हैं ना कि जब तक हम आके उनको बोलेंगे नहीं जाने के लिए हम नहीं जाएंगे। और हाँ हमको बोल रहे थे आपका कुछ मैंने हार्ट उट का भी मामला निकला है, का सही बोल रहे थे का? अरे अब मैं ठीक हूँ, ड्यूटी नागा मत करो, तुम्हारा मालिक बहुत टेढ़ा है ना। अब बेटा वो टेढ़ा है तो क्या हुआ, हाथ से ज्यादा क्या करेगा, एक दिन का पैसा ना काटेगा बेटा, नौकरी से थोड़ी ना निकालेगा हम लोग को, इतना आसान भी नहीं है नौकरी से निकालना। एक दिन की मजदूरी उन लोगों को देकर उनकी मजीद बेइज्जती करने की हिम्मत मुझ में नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी, उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हाँ दोस्तों कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।